Okay, let's start the first lecture of this chapter, solution. See some properties of solution. It is a homogeneous mixture of two or more components. ये दो या दो से ज्यादा components का homogeneous mixture है. Second, molecular size of particles is up to 10 power minus 9 meter, that is up to 1 nanometer. इसमें जो solute particles की size है वो 10 power minus 9 meter या 1 nanometer इस रेंज में होती है. Then their particles cannot scatter light. ये light की scattering नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो particles की size है वो बहुत छोटी है, यानी कि जो light का wavelength है उससे बहुत ज़्यादा छोटी होने की वजह से ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते, यानी ये टिंडल इफेक्ट का फिनोमेनन नहीं शो करते जो कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट, देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. इनके पार्टिकल्स को नेकेड आइज से हम लोग नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल. देन दे आर स्टेबल. सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर स्टेबल. स्टेबल मींस देयर पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी. देन देयर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड आउट बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. क्योंकि जो हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उनकी जो पोर साइज है उनसे इनके सॉलिड पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से हम इनका फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते. एंड दे एक्सिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज सिंस दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, दैट्स व्हाई दे एक्सिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज. एंड दे हैव वेरिएबल कंपोजिशंस. इनकी कंपोजिशंस वेरी करेंगे एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस. Now see what are the different types of solutions. Now, so one type is it may be binary solution. Binary solution means it is a two component solution. इसके अंदर दो components होंगे. ये solute हो सकते हैं और solvent हो सकता है, right? या फिर हमारा क्या हो सकता है, ये दो component हो सकते हैं क्या, जैसे solute and solvent, right? या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं, liquid components हो सकते हैं. ये सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जनरली हम सॉल्यूट किसको मानते हैं, जो विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जिनकी मात्रा कम होती है उनको सॉल्यूट कंसिडर करते हैं. या फिर हम कह सकते हैं क्या, विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन स्टेट. जो सॉल्यूशंस में अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे उसको हम लोग सॉल्यूट कंसिडर करते हैं, राइट? एंड द सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट एंड दे कैन नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन स्टेट. नेक्स्ट इज टर्नरी सॉल्यूशन, मींस इट इज अ थ्री कंपोनेंट सॉल्यूशन. इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे. Quaternary solutions, it is a four component solution. N components, it consists of n component solution, n number of components. Next type is saturated solution. Saturated solutions का मतलब क्या हुआ, इसमें जो solute की मात्रा है maximum dissolve होगी at a particular temperature के ऊपर. So there is maximum क्या लगेगा dissolution of solute particles at a particular temperature, right? And then next one is unsaturated. Unsaturated में क्या हो सकते हैं, dilute भी हो सकता है और concentrated. डाइल्यूट में सॉल्यूट की मात्रा कम होगी कंपैरेटिवली, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली सॉल्यूट की मात्रा कम होगी और इसके कंपैरिजन में इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी. लेकिन सैचुरेटेड से इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट? सुपर सैचुरेटेड, इसमें हम देखेंगे तो सॉल्यूट की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी. तो अगर हम इन तीनों में कंपेयर करके पूछा गया आपसे कि सॉल्यूट की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो सुपर सैचुरेटेड, देन सैचुरेटेड एंड देन अनसैचुरेटेड. और अनसैचुरेटेड में किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड में ज्यादा, फिर उसके बाद डाइल्यूट में आपको दिखेगा, राइट? नाउ सी, इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी ओनली द बाइनरी सॉल्यूशन. हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस को पढ़ना है. और बाइनरी सॉल्यूशंस में जो क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है, जो डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलता है, वो देखिए इस तरीके से हमें दिखता है. तो देयर आर थ्री टाइप्स बेसिकली, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसेस सॉल्यूशंस. अब इसमें सॉलिड सॉल्यूशंस में भी थ्री टाइप्स हमें देखने को मिलेगा. या द सॉल्यूट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट. गैस इन सॉलिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व इन पैलेडियम और प्लैटिनम. इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्लूजन भी कहते हैं. सो ऑक्लूजन, दिस इज द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम और प्लैटिनम. फॉर एग्जांपल, एक हम और एग्जांपल और ले सकते हैं क्या, यहाँ पे ले सकते हैं कि ऑक्सीजन इन कॉपर, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होगी. इसको हम जनरली कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर. ये सब चीजें कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, राइट? देन सेकंड टाइप इज लिक्विड इन लिक्विड. फॉर एग्जांपल एमलगम, लिक्विड इन सॉलिड. फॉर एग्जांपल एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, राइट?
देन सॉलिड इन सॉलिड, फॉर एग्जांपल एलॉयज आपको पता है, ढेर सारे एलॉयज आपको देखने को मिलते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रास, ठीक है, गन मेटल, सिल्वर मेटल, ठीक है, निक्रोम, so all are the alloys. Then liquid solutions, this is a gas and liquid, for example carbon dioxide in water, liquid with liquid, for example ethanol in water, solid in liquid, for example brine solution is the solution of sodium chloride, right? This is common salt. Then next type is gaseous solutions. It is further of three types: gas and gas, for example N2NO2, liquid in gas, for example chloroform in nitrogen gas, and solid in gas with camphor in nitrogen gas. So these are the different types of solutions. Now we have to study the liquid solutions. हमारे सिलेबस के अंदर liquid solutions है और बेसिकली इसमें हमें gas and liquid और liquid and liquid solutions को स्टडी करनी है, राइट? तो देखिए अब हम नेक्स्ट आते हैं कि gaseous solutions के अंदर, और हम देखते हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ सी व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. पहला हमें फैक्टर क्या दिख रहा है? नेचर ऑफ गैसेस. नाउ सी गैसेस हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हायर सॉल्युबिलिटी. ठीक, अब हमें पता है कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं हाई प्रेशर देके और लो टेम्परेचर, और जिस गैसेस को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं वो दूसरे गैस में आसानी से सॉल्युबल भी होंगे. सो द गैसेस हैविंग हायर टेंडेंसी टू गेट लिक्विफाइड हैव हायर टेंडेंसी टू मिक्स विद अदर लिक्विड सॉल्यूशंस, अदर लिक्विड्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा. अब जिस गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिस गैसेस में लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी. एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि सॉल्युबिलिटी it depends upon intermolecular forces of attraction, right? So higher with the intermolecular forces of attraction, higher with the tendency to convert into liquid state, and thus we can say the higher with the solubility of any gases. क्योंकि आपको पता है कि जब हम गैसेस को हम हाई प्रेशर देके और लो टेम्परेचर करके गैस के मॉलिक्यूल्स को पास में लाएंगे तो उनका स्टेट चेंज होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में आसानी से मिक्सेबल है तो आसानी से उसमें सॉल्युबल होगी. So gases having higher intermolecular forces of attractions have higher solubility. अब ये जो intermolecular forces of attraction है इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? इसका मेजरमेंट हम कई तरीके से कर सकते हैं. जैसे एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है, क्या एक टर्म हमें देखने को मिलता है A, that is van der Waals constant A, ठीक है, और दूसरा हमें एक टर्म पढ़ने को मिलता है TC, it is the critical temperature. So the gases having higher critical temperature values or the gases having higher van der Waals constant values have higher intermolecular forces of attraction. ऐसे गैसेस जिसमें A की वैल्यू यानी van der Waals कांस्टेंट A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसमें क्या हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, और हम कह सकते हैं कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो ऐसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है. जैसे अगर आप देखेंगे क्या, आपने ले लिया वाटर, तो यहाँ पे इसका जो TC की वैल्यू होती है इट इज अबाउट 342 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और TC को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं? TC आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में. It is a temperature at or above which a gas cannot be liquefied, however high pressure may be applied. ठीक है, ये प्रत्येक गैसेस के लिए अपनी एक कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू होती है. जिस टेम्परेचर पर या उसके ऊपर हम उस गैस को कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें, राइट? तो दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मोटर देखिए 342, जैसे आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया का हो जाएगा क्या हमारा, इट इज 132, राइट? देन आपने ले लिया मीथेन, राइट? मीथेन का आपको दिखा क्या, -82.1, राइट? आपने ऑक्सीजन ले लिया तो दिस इज 119 डिग्री सेल्सियस. आपने नाइट्रोजन ले लिया, दिस इज अराउंड 156 डिग्री सेल्सियस. आपने हीलियम ले लिया तो दिस इज -267.9 डिग्री सेल्सियस. दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जिस गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू इतनी ज्यादा हो, राइट, उसमें क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है TC की वैल्यू क्या होती है, दिस इज HA/27 RB, right? A is the van der Waals constant, here it is van der Waals constant, B is also van der Waals constant, R here is the gas constant. तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, TC it is directly proportional to A, and A is, it expresses the magnitude of intermolecular forces of attraction. ये हमें क्या बताता है कि किसी भी गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है. A की वैल्यू ज्यादा होगी तो TC की वैल्यू ज्यादा होगी.
तो जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगे, और हम कह सकते हैं कि ऐसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई वी सी दैट क्या हो जाएगा, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर आप लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आता है 31.2 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ऐसे गैसेस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होते हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो अगर हम इसमें कंपेयर करें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो हमें दिख रहा है अमोनिया की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है। देन कार्बन डाइऑक्साइड 31.2, इसमें अगर मीथेन कंपेयर करें तो ये कंपेरेबली कम होगी, ये -82.1 डिग्री पे है, यानी इसके अबव इसको हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की देखिए 190 -190, यानी इस टेम्परेचर रेंज इसके नीचे जाके हमें इसको लिक्विफाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन देखिए, और भी इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से भी कम सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की है। और हीलियम देखिए, जितने भी आप इनर्ट गैसेस है -267.9 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने टेम्परेचर पे जाके, इससे बिलो टेम्परेचर में जाके इसको लिक्विफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई देयर लिक्विफिकेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड they exist, they are permanent gases, that's why they are permanent gases, right? तो इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको पता है कि आपको हीलियम है, जितने भी नॉन पोलर गैसेस हैं, नॉन पोलर गैसेस में जो आपको फोर्सेस लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या होते हैं हमारे लंडन फोर्सेस और द डिस्पर्सिव फोर्सेस। और लंडन फोर्सेस क्या होता है, इट इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, और जितनी कम टेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसकी कम सॉल्युबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऐसे गैसेस जिसमें क्या हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, जिसके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा हो, जिसमें वन ओवर कांस्टेंट ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, उन सब में लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, और ऐसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, राइट। यानी उसका दूसरे लिक्विड में मिक्स होने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, राइट। ये सारी चीजें, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। आपसे करेंगे क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा, आपसे टीसी की वैल्यूज दे दी जाएगी, आपसे फंडामेंटल कांस्टेंट ए की वैल्यूज दे दी जाएगी, और आपको अरेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, ठीक। सो दिस इज द नेचर ऑफ गैसेस व्हिच डिसाइड्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब तो यहाँ पे जो हमें कॉन्सेप्ट दिखता है, जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है उसमें डिसॉल्व होता है। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे गैसेस सब्सटेंसेस जो पोलर नेचर के हैं, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, एंड द नॉन पोलर गैसेस सब्सटेंसेस, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे अगर हम देखेंगे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दे आर इजीली सॉल्युबल इन इथेनॉल, but nitrogen, oxygen, they are more soluble in water, right? So here we see that different solvents, different solutes are different soluble in different solvents. So in this way we see that the nature of solvents, it affects the solubility of gases. Generally हमें क्या दिखता है, solubility it depends on solute solvent interactions. तो जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट मिलाते हैं, तो मिलाने पर जो इंट्रैक्शन डेवलप होगा, अगर ये इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, यानी वो किसी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो, किसी तरह का स्ट्रॉन्गर डायपोल अट्रैक्शन कर रहा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। सो इन जनरल सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये दिख रहा है हमारा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए होता क्या है कि जनरली जो गैस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट, जब हम किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो दिस इज जनरली अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट, and this formation of solution, and the solubility of gas is an exothermic process. In this process there is release of energy. जब भी कोई गैस हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। यानी हियर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शंस में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, यानी कि गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अलग हो रहे हैं, यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घट रही है, राइट। तो क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ ली-चैटलेट प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलेट प्रिंसिपल आपको पता है कि ऐसे रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जिसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है जहां पे टेम्परेचर घट रहा हो, यानी क्या हो, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज करने का इफेक्ट जो इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर आएगा, उसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम नलिफाई करने की कोशिश करेगा, काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, इस इफेक्ट को कम करने के लिए उस तरफ रिएक्शंस को फॉरवर्ड करेगा, उस रिएक्शंस पर रिएक्शंस को प्रोसीड करेगा जहां पे टेम्परेचर कम हो रहा हो,
और आपको पता है कि टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा, जहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो। और एनर्जी एब्जॉर्ब किस स्टेप में होती है, एंडोथर्मिक स्टेप होती है। इसका मतलब क्या हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द that direction where is decrease in temperature, and it means that where there is absorption of energy, so it favors the endothermic step, and endothermic step is the backward step, so it shifts the equilibrium towards backward direction, so there is a backward shift। इसमें backward shift होगा और backward shift में solubility क्या हो रही है, decrease कर रही है। दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे solubility यहाँ पे घट रही है, इनवर्स रिलेशन में दिख रहा है। इसी चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हमने टेम्परेचर को घटाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा हो, यानी इस इफेक्ट को नलीफाई करेगा ये। और टेम्परेचर कहां पे इंक्रीज करेगा, जहां पे एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, एनर्जी बाहर आ रही हो, रिलीज हो रही हो। और एनर्जी कहां पर रिलीज होगी, ये एक्सोथर्मिक स्टेप में होगी, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन हमें दिख रहा है एक्सोथर्मिक। और फॉरवर्ड रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। सो इट मींस दैट with decrease in temperature, equilibrium shifts in the forward direction, there is forward shift, ये forward shift होगा, और forward shift में solubility हमारी क्या कर रही है, increase कर रही है। So we see a inverse relation between the solubility and temperature। अब इसको हम लोग इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, इट्स अ वांट ऑफ इक्वेशन। ये जो हमें नीचे का इक्वेशन दिख रहा है, एक फॉर्मूला, इट्स अ वांट ऑफ इक्वेशन। इसकी मदद से हम लोग आसानी से टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखिए हमारा रिलेशन क्या दिख रहा है, log S2 upon S1 and this is equal to delta H upon 2.303 R and into T2 T1 T2 minus T1 upon T1 T2, right? T2 minus T1 upon T1 T2, ठीक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइनस यहाँ पे छुटा हुआ है, उसको देखिए T2 minus T1 और T1 T2। ना यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक टेम्परेचर है T1 जिस पे हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को S1 ले रखा है, एंड टेम्परेचर T2 द सॉल्युबिलिटी इज S2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते, लेट हियर द T2 इज ग्रेटर देन T1, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे देखिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। और अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया, मींस ये द T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 T1 से ग्रेटर होने का मतलब है कि ये पूरी वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो ओवरऑल पूरी ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये जो S2 अपॉन S1 का रेशियो आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे S2 क्या आ रहा है, इट इज लेस देन S1, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है, राइट। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेम्परेचर को घटाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो इसका मतलब क्या है, T2 इज लेस देन T1 से कम होगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव में आने का मतलब है कि यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी। यानी हमें जो रेशियो दिख रहा है S2 अपॉन S1 का रेशियो, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या है, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 से ज्यादा हो जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तो हमें क्या दिख रहा है, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घट रही है। सो इस रिलेशन से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। तो सी हियर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो इन जनरल में देखा गया है कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, अगर हमने किसी गैस को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया एंड दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। इस प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट। If we consider 1 mole of base, 1 mole of this one, and here this formation of 1 mole of solution. तो जनरली होता क्या है, with the increase in pressure, according to Leach's principle, equilibrium shifts in that direction where pressure decreases. प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां पे प्रेशर घट रहा हो, और आपको पता है कि प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब क्या है कि जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कहां पे देखना है, इस साइड अगर हम देखेंगे तो देयर आर 2 मोल्स एंड हियर इज 1 मोल्स, तो होगा क्या यहाँ पे,
प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां पे प्रेशर घट रहा है। तो प्रेशर किधर घट रहा है? जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी ये किस तरफ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देयर इज फॉरवर्ड शिफ्ट, और फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है? हमारा सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो विद इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देयर इज इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। सिमिलरली इफ इट डिक्रीज प्रेशर, अगर प्रेशर को घटाया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जहां पे प्रेशर बढ़ रहा हो, और प्रेशर क्या है? डिपेंडेंट है नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो ज्यादा किधर दिख रहे हैं? इधर दिख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड, यानी कि इस प्रोसेस में बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और बैकवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, यानी यहाँ पे गैस सॉल्वेंट से यानी सॉल्यूशन से एस्केप कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी हमारी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो वी सी हियर द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। So with an increase in pressure, solubility increases and vice versa. Okay? With a decrease in pressure, solubility also decreases. So we see that here the solubility is directly proportional to pressure. ठीक है? अब हम प्रेशर का इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ से पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हैंडीज लॉ पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।